बिकवाली में कमी या फिर उनके आने की शुरुआत और अलग लॉजिक दिए। आप इनसे कितना सहमत है कि वाकई अब अगस्त का महीना, अब बाजार में जो ठहराव देखने को मिला पिछले एक हफ्ते में, वो नहीं रहेगा? देखिए, मैं तो फिरोज भाई की बात से शत प्रतिशत सहमत हूँ और मैं उनकी बात को और मेरी बात को और थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, उनकी अनुमति है तो। शायद हम तैयारी कर रहे हैं एक नया सर्वोच्च स्तर बनाने के लिए दिसंबर के पहले, दिसंबर 2026 के पहले। हम्म। एक न्याय स्तर बनाने की तैयारी कर अभिषेक अग्रवाल साहब, न्याय स्तर किधर से बनेगा? तो पहली बात है कि सहमति मेरी भी इस पॉइंट पे रहेगी। और इसको थोड़ा अगर मैं नंबर के थ्रू एक्सप्लेन करूं रादर देन कि हम इसे आर्बिट्री कॉन्फिडेंस समझ के करें, तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं कि मुझे क्या लग रहा है। हम्म। $2 बिलियन की एफआई की बाइंग इस महीने हुई है। पूरे साल, जो एक साल से एफआई की नेट सेलिंग $25 बिलियन की है। अब जो रीजन से ये बाइंग आई है वो तो फिरोज ने अपने हिसाब से बता दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडाइसिस में क्या हो रहा है। जो निफ्टी की ऑल टाइम हाई है वहां से हम 10% दूर है। बट आप स्मॉल कैप 100 अगर आप इंडेक्स देखें और मिड कैप इंडेक्स देखें तो वो अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड है। मतलब उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बना लिया है। तो जो 10% का जो ये गैप बना हुआ है निफ्टी में, जिसको अंडर परफॉर्मेंस हम कह रहे हैं वीजा वीज टू द अदर सेक्टर्स या अदर इंडाइसेस, वो इसीलिए ही है क्योंकि ये जो इतनी सीवियर सेलिंग एफआई की रही कंसिस्टेंटली मंथ बाय मंथ, प्लस जो आईटी सेक्टर पिटा, ये दो रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो मेन इंडेक्स निफ्टी 50 है वो सप्रेस हो गया। वो गिरा। नाउ अब यहां से चेंज क्या हो रहा है? पहली बात, ये बिल्कुल मैटर करता है कि जब भी कोई एमएसआई लेवल पे कभी भी कोई एडजस्टमेंट आता है तो एफ की वहां पे फ्लो बदल जाती है, भले ही शॉर्ट टर्म हो। ये तो हम नहीं कह सकते कि क्या अगले 12 महीने तक एफ बायर रहेंगे, मुश्किल है कहना। बट जब एफ लौट के आ रहे हैं, जो कि अभी डेट पॉजिटिव फिगर के हिसाब से बात करें, तो उनका रुझान मेन इंडाइस लार्ज सेक्टर्स में रहेगा। इसलिए निफ्टी 50 के अंदर में बाइंग उनकी यहाँ पे ज्यादा रहेगी देन द मिड एंड स्मॉल, क्योंकि मिड एंड स्मॉल के इंडाइसेस को ज्यादा चलने के रीजन डीआईआईस थे। और ये एक हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्योंकि एक टेक्निकल गैप दिख रहा है और लार्जली कंपनीज को खराब नहीं करे। अगर हम रिजल्ट्स को भी चर्चा में लें तो रिजल्ट एक्चुअली काफी अच्छे आ रहे हैं कहीं कहीं जगहों पे, और सेक्टर रोटेशन भी हमें अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक डेफिनेटली ट्रिगर है जहां शॉर्ट टर्म में तो एटलीस्ट ये हम कह सकते हैं कि निफ्टी अपना नेक्स्ट ऑल टाइम हाई, जो हम प्रॉब्ली प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस महीने या मे बी मैक्सिमम अगले महीने तक, शायद बना सके। और मुझे भी ये इस डेटा के फैक्ट पे लगता है। अनिल जी, ये डेटा के फैक्ट पे अभिषेक जी बता रहे हैं कि निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बताएगा। इस डेटा में आप कुछ ऐड करेंगे क्या? क्योंकि डेटा के बाद हम थोड़े फंडामेंटल पे भी बात करेंगे, कौन सा ऐसा फंडामेंटल है जो हमें ये भरोसा दे रहा है आगे चल करके। जी लक्ष्मण जी, जरूर करूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं मैं चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं निफ्टी का वीकली चार्ट देख रहा था और अप्रैल 2025 के बाद 15 हफ्तों के बाद जो है निफ्टी एक रेंज के ऊपर निकलती हुई दिखाई दी है इस वीक में, जो कि 24,500 के ऊपर उसने क्लोज दिया है। और ये जो है ये एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि साफ साफ बताता है कि जैसा कि अजीज जी बता रहे थे कि मार्केट में खरीदारी चल रही है और ये आने वाले समय की खरीदारी अभी से शुरू हो चुकी है। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और जितना खराब हमने सोचा था उससे अच्छे बेटर परफॉर्मेंस दिख रहे हैं। प्लस वैल्यूएशन बड़ा कंफर्टेबल हो गया है, तो खरीदारी जो है वो अलग अलग काउंटर्स पे और सेक्टर वाइज स्पेसिफिक तो बहुत ही बढ़िया खरीदारी देखने को मिल रही है। और निफ्टी में भी अगर देखें तो निफ्टी तो साफ साफ कह रहा है कि अब इसने एक अपनी जो बॉक्स रेंज थी वो तोड़ दी है। 24,500 के ऊपर ये निकल चुका है और आने वाले मिड अगस्त के बाद से मैं देख रहा हूं सितंबर तक हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में ये 25,200 से लेकर के और 25,600 एक जो एरिया है इसको ये 1 से 1.5 महीने में आराम से पार कर जाना चाहिए। आराम से पार कर जाना चाहिए, बिल्कुल चार्ट के सहारे आपने बताया और अभिषेक जी ने आंकड़ों के सहारे। हाँ, करना चाहूंगा यहाँ पे लक्ष्मण जी की जो बात हो रही थी एफआईआईज की और डीआईआईज की, तो अब एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। रीजन क्या है कि हम बार बार एफआईआईज की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रेडिशनली होता था कि एफआईआई के सेलिंग का मतलब इंडियन मार्केट का क्रैश हो जाना, लेकिन बातें अब जो चीजें बदल चुकी हैं।
अब जो हमारी DIIs की ओनरशिप है हमारे इंडियन मार्केट में, वो लगभग मैं डेटा देख रहा था 21% के आसपास की हो गई है, और FIIs की जो ओनरशिप है वो करीब 17%, 16 पॉइंट समथिंग परसेंट, 7% के आसपास है। तो ये जो आंकड़ा है वो सीधा सीधा ये कहता है कि अब हमारे मार्केट को FIIs गवर्न नहीं करेंगे। हाँ, वो डायरेक्शन दे सकते हैं, मोमेंटम दे सकते हैं, लेकिन गवर्न नहीं करेंगे। वो हमारे यहाँ करेक्शन में एक डेप्थ जो होती है ना, उसको प्रोटेक्शन में एक पुल बैक ला सकते हैं, लेकिन वो हमें क्रैश नहीं दे सकते उनकी सेलिंग से। इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर यही है कि इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं तेज़ी की संभावनाएं ही दिखाई दे रही है, और जिस प्रकार से FIIs की बाइंग भी देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से, तो वो चीज़ें भी इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिविटी की तरफ ही इशारा कर रही है। इंडियन मार्केट में पॉजिटिव पॉइंट के अलावा नेगेटिव पॉइंट भी कुछ ना कुछ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर पॉजिटिव पॉइंट ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट में सबसे बड़ा खतरा भी बाज़ार के लिए बना हुआ है। देखिए, ग्लोबली संकेत नेगेटिव है, और अभी तक भी अमेरिका और ईरान में कुछ न कुछ जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आ पा रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा डर भी रहता है कि चीज़ें यदि बिगड़ती हैं तो वहाँ से इंडियन मार्केट और ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखाता हुआ नज़र आ सकता है, जिससे इंडियन मार्केट को काफ़ी बड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। दूसरा जो रुपया है वो भी ज़्यादा ही वीक देखने को मिल रहा है। रुपया जो पहले देखते थे आप साल भर पहले, तो 80 से 85 के बीच में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब चीज़ें बदल गई है। 95 के लगभग रुपया जाता हुआ नज़र आया है, और 95 से नीचे भी फिसलता हुआ नज़र आया है। 96 के लगभग भी जाता हुआ नज़र आया था, यदि रुपये में सुधार नहीं होता है। रुपये में सुधार कब होगा? जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्टेबल होंगे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी देखें तो $80 के ऊपर ही फ़िलहाल चलते हुए नज़र आ रहे हैं। $80 से नीचे आएंगे तो जाके लगेगा कि इंडियन मार्केट के लिए अच्छी और पॉजिटिव खबरें हैं। तीसरा जो बड़ा कारण है वो है मानसून का। मानसून में देरी की वजह से तिलहन और कई जो चीज़ें हैं उनका अभी तक बुआई भी देखने को नहीं मिली है, तो वहाँ से भी काफ़ी ना कहीं नेगेटिव व्यू ही देखने को मिल रहा है। चीज़ें जो हैं वहाँ से भी नेगेटिव ही होती हुई नज़र आई है। तो यहाँ भी बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तो ये प्रभाव कम है, लेकिन आने वाले 3 से 4 महीने में महंगाई पे बड़ा असर इससे पड़ता हुआ नज़र आएगा, जो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव भी साबित हो सकता है। चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट पर इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो भारतीय बाज़ार फ़िलहाल तो मूड माहौल सही और पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए ये बड़ी नेगेटिव खबरें हैं। अब उनका सामना जो है वो इंडियन मार्केट को करना होगा, और यदि एक बार गिरावट होती है बाज़ार में, फिर बड़ा खतरा इंडियन मार्केट के लिए दिखाई दे सकता है। लेकिन इस समय पे जो बड़ा खतरा देखने को मिल रहा है वो टैरिफ का खतरा है, क्योंकि अमेरिका का जो बिल पास हुआ देखने को मिल रहा है वो 100% टैरिफ का, जो कि हम रूस से तेल इंपोर्ट करते हैं, और उसमें इंडिया भी शामिल है। यदि चीज़ें बिगड़ती हैं तो वो इंडियन मार्केट के लिए 100% टैरिफ का खतरा लेकर आएगी। देखना होगा कि मंडे को मार्केट इसको किस प्रकार से लेता है। मंडे का मार्केट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ें इंडियन मार्केट पर तगड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। इसके अलावा कोई ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट पे कोई बड़ा खतरा है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।